दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं लूसेंट सीरीज़ हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। लूसेंट सीरीज़ जो कि रामबाण है हर एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बेस्ट है ना। तो बिहार पुलिस या फिर बीपीएससी टीआरई फॉर बिहार एसएससी का अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हम आप पेज नंबर 75 जो है वो हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग को पढ़ना था कांग्रेस अधिवेशन, शुरुआत करना था यहीं से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन जो है कब और कहाँ पे हुआ था। सबसे पहले इसकी हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना हर भर के सारा एग्ज़ाम में पूछता है यहाँ से। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ये जो नक्शा हम लोग देख रहे हैं, कांग्रेस का अधिवेशन शुरुआत हुआ था 1885 से और 1947 तक ये अधिवेशन चला था। और यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा अधिवेशन जो है कलकत्ता में देखने को मिला है। कलकत्ता में जो है 1886, 90, 96, 1, 6, 11, 17, 19 20, 28 और 35 को देखने को मिला है। इतना सारा जो है वो सबसे पहले जो 1885 में वो बम्बई में हुआ था। बम्बई के बाद कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता के बाद हमारा मद्रास और मद्रास के बाद कहाँ फिर उसके बाद ऐसे करके इलाहाबाद जाता है और फिर आता है, फिर ऐसे करके ऐसे जाता है। तो ध्यान देख दीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत बम्बई, फिर कलकत्ता, मद्रास, फिर इलाहाबाद। यहाँ से हम लोग 4 देख लिए। फिर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और नागपुर, है ना। तो हम लोग अगर लाइन से देखा जाए कब कहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे हम देखेंगे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ऐसे करके बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। देखिए शुरुआत हुआ यहाँ पे बम्बई, फिर कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, ठीक ना। फिर बम्बई, कोलकाता। ये हमारा 6 गो तो लगातार याद हो गया। 85 से शुरुआत हुआ था। 85 से पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में, फिर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई, कलकत्ता। ये 6 आपको याद हो गया लगातार। उसके बाद देखेंगे हम लोग तो नागपुर, इलाहाबाद आ जाता है। उसके बाद कब आता है? नागपुर, 91 और 92, इलाहाबाद, ठीक। तो जो है हम लोग देखे थे कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई, कोलकाता। अब ये कोलकाता के बाद कहाँ आ जाएगा? तो मद्रास आ जाएगा, नागपुर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा दोस्तों? नागपुर आ जाएगा। नागपुर के बाद ये हमारा फिर चल जाएगा हमारा इलाहाबाद। तो याद रखिएगा आप लोग, हम लोग देख लिए थे लाहौर, मद्रास। 9वां अधिवेशन जो हुआ था वो लाहौर हुआ था और फिर मद्रास में हुआ था, ठीक है। लाहौर फिर मद्रास। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 बम्बई में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोगों ने सुना होगा, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और जो है इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे शुरुआत ये हुआ था अधिवेशन, और शुरुआत में जो है कांग्रेस का अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष जो है बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, बम्बई में हुआ था। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग देखे थे कोलकाता में। तो 85, 86, 87, 88, 89 ऐसे करके बढ़ते गया है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, ये 6 तो आपको याद ही हो गया होगा। फिर उसके बाद नागपुर और फिर इलाहाबाद हम लोग को 2 और देख लिए। 8 तक हम लोग को लगातार याद हो गया। तो याद करना चाहिएगा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर जो है कोलकाता में 1886 में हुआ था, दादा भाई नेरोजी। तो दादा भाई नौरोजी थे और ये पारसी थे। कौन थे ये? पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी, ठीक। और ये दूसरा अधिवेशन में भाग लिए थे। पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी तो हम लोग देख ही लिए थे बम्बई में 72 प्रतिनिधियों के साथ। और फिर हम लोग तीसरा अधिवेशन देखा जाए तो मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा नंबर में कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। प्रथम पारसी अगर बोले तो दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम बोले तो बदरुद्दीन तैयब जी। या तीसरा नंबर पर जो थे तीसरे अधिवेशन में ये भाग लिए थे मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। जाहिर सी बात है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद ऐसे करके चल रहा था। फिर बम्बई, कलकत्ता, लेकिन अब 7वां से क्या हो जाएगा? नागपुर। नागपुर के बाद फिर बदल जाएगा। नागपुर के बाद फिर हमारा वही आ जाएगा इलाहाबाद, है ना। तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, फिर लाहौर, मद्रास, पूना, कलकत्ता, फिर लाहौर, मद्रास, पूना, कलकत्ता। तो चाहिए तो याद कर सकते हैं आप लोग ऐसे भी। लाहौर आएगा, फिर 9वां नंबर पे, 10वां पे फिर मद्रास आ जाएगा, है ना। पूना, कलकत्ता फिर। तो चलिए हम लोग तो 8 ही तक याद रखते हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद।
चलिए देखते हैं हम लोग। तो तीसरा नंबर देख लिए थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे मद्रास में। और चौथा में देखा जाए इलाहाबाद में जो हुआ था वो जॉर्ज यूले थे। चौथे नंबर पे कौन थे? जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ऐसा बनाया जा रहा था कि सबको मौका मिले। तो सबसे पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। ये पारसी थे, अलग अलग थे, ठीक। व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए हमारा पहले, और दूसरे नंबर पे दादा भाई नौरोजी, तीसरे पे बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन गया। जॉर्ज यूले थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना दिया गया था। सबसे पहला अंग्रेज अगर पूछे कौन थे तो जॉर्ज यूले थे। महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में कौन थे? तो पाँचवा में जो है महिलाओं को भी मौका दिया गया था, ठीक ना। और पूछेगा इसमें कौन सी वैसी मतलब कि अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था, तो ये महिलाओं ने इसमें भाग ली थी। महिलाओं ने 5वें अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था। सर विलियम बेडरवन जो थे, सर विलियम बेडरवन जो थे 1889 में जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बम्बई में, ठीक है, याद रखिएगा सर विलियम बेडरवन को। और महिलाएं इसमें भाग ली थी। और देखिए छठा देखा जाए कलकत्ता में जो था फिरोज शाह मेहता, जो कलकत्ता में इसका जो है फिरोज शाह मेहता इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और कादम्बनी गांगुली इसमें भाग ली थी, कादम्बनी, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। और हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, तो पहले हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए पहले अधिवेशन के, दूसरे हमारे दादा भाई नौरोजी, और तीसरे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे जॉर्ज यूले, चौथे नंबर पे जॉर्ज यूले। फिर सर विलियम बेडरवन और फिरोज शाह मेहता। सर विलियम बेडरवन और फिरोज शाह मेहता अगर याद किया जाए तो 5वें नंबर में सर विलियम बेडरवन थे, जिनमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। फिर उसके बाद सर फिरोज शाह मेहता। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक याद हो गया होगा 6 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां देखा जाए तो नागपुर हम लोग फिर देखे थे, फिर 8वां में हम लोग इलाहाबाद देख लिए थे। तो ये क्रम वाइज तो है ही, 91 92 तो याद रखना ज़रूरी नहीं है उतना। अगर आप याद किए तो शुरुआत से दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के बाद हमारे हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी के बाद हमारे दादा भाई नौरोजी, सॉरी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी आते हैं, फिर जॉर्ज यूले, फिर सर विलियम बेडरवन और फिरोज शाह मेहता। और आगे देखा जाए तो ये हमारा 7वां में हो जाएंगे पी आनंद चार्लू। 7वां में कौन हो जाएंगे? 7वां अधिवेशन के अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। 8वां में कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 8वां में कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे 8वां अधिवेशन में। 8वें अधिवेशन में अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको याद होगा। फिर जो 9वां में आते हैं, 9वां में फिर रिपीट कर देते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है लाहौर में जो होता है 1893 में 9वां अधिवेशन लाहौर में जो होता है, दादा भाई नौरोजी क्या हो जाते हैं? 9वां में रिपीट कर जाते हैं। 9वां में क्या हो जाते हैं? फिर रिपीट हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ तक तो अल्टरनेट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है 9वां में क्या होता है? दादा भाई नौरोजी रिपीट हो जाते हैं फिर से। जो दूसरे नंबर पे दादा भाई नौरोजी आए थे वो रिपीट हो जाते हैं, है ना, लाहौर में। तो पहला जो है दादा भाई नौरोजी का अधिवेशन कहाँ पे था? कलकत्ता में था। फिर दूसरे नंबर पे जो है इनका 9वां नंबर में जो अधिवेशन किया गया था, दूसरे नंबर पे बने थे दादा भाई नौरोजी। फिर दोबारा बन गए थे दादा भाई नौरोजी, है ना, 9वें अधिवेशन में लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में, याद रखिएगा 9वें में। लाहौर के बाद फिर हमारा मद्रास आ जाता है 10वें नंबर पे, मद्रास आ जाता है 10वें नंबर पे। और अल्फ्रेड वेब को बनाया जाता है। वेब जो थे ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य हुआ करते थे। ये ब्रिटिश संसद से आए थे और ये आयरिश सदस्य थे। और कहाँ से आए थे? ये वेब थे ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। और जो आयरिश सदस्य थे, ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे, अल्फ्रेड वेब। तो 10वें नंबर के अधिवेशन में जो है अल्फ्रेड वेब को याद रखिएगा। 9वां में दादा भाई नौरोजी रिपीट कर गए थे। अगर फिर से हम देखा जाए, पहला बताइए व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले के बाद फिर हमारा 5वां सर विलियम बेडरवन, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। फिर उसके बाद हमारा कौन हो जाएंगे? सॉरी, वो हमारे सर फिरोज शाह मेहता। हाँ, सर फिरोज शाह मेहता 6ठे नंबर के हो जाएंगे। कदमनी इसमें भाग ली थी। 7वां में देखा जाए तो पी आनंद चार्लू, 7वां अधिवेशन में पी आनंद चार्लू, 8वां अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी। और फिर 9वां में हमारा फिर से रिपीट हो जाता है दादा भाई नौरोजी। तो 7वां और 8वां दो याद कर लेना है। पी आनंद चार्लू हमारे 7वां अधिवेशन जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन 7वां जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, पी आनंद चार्लू उसके अध्यक्ष बनाए गए थे 7वां अधिवेशन में। 7वां अधिवेशन नागपुर अधिवेशन में जो हुआ था, पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, पी आनंद चार्लू। और 8वां में हम लोग देख ही लिए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र जी, पी आनंद चार्लू 7वां, 8वां में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 9वां में रिपीट हो गए दादा भाई नौरोजी। और 10वां में हमारे अल्फ्रेड वेब, जो कि कौन थे? ये ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य हुआ करते थे, अल्फ्रेड वेब। तो यहाँ तक आशा करते हैं 7वां 8वां फिर से बता दीजिए। पी आनंद चार्लू और व्योमेश चंद्र बनर्जी 8वां हमारे। 11वां जो हुआ था फिर ये पूना में हुआ था, सूर्यनाथ बनर्जी इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। 11वां जो है सूर्यनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा हमारा। और जो 12वां है कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी थे। पहली बार वंदे मातरम इसमें गाना गया था, ठीक ना।
तो 12वां अधिवेशन जो हुआ था 1896 में, और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और रहीमतुल्लाह सयानी इसके क्या थे? रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा बस हम उन्हीं को देखेंगे, और बशर्ते सारा एक बार हम लोग पढ़ जाएंगे। 13वां में हम लोग 1897 के अमरावती में सी शंकर नायर इसके अध्यक्ष थे। 14वां में मद्रास में आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे। 15वां अधिवेशन 1899 में जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, और रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 16वां में लाहौर में ही हुआ था, लखनऊ में 1899 में हुआ था रमेश चंद्र दत्त, और 16वां 1900 में हुआ था लाहौर में SNG चंद्रावरकर। वहीं 17वां देखा जाए तो 1901 में कलकत्ता में दिनसा ईदुल्बी वाचा ने किया था। 17वां अधिवेशन कलकत्ता में दिनसा ईदुल्बी वाचा। फिर 18वां देखा जाए तो अहमदाबाद में हुआ था सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा 1902 में। 1903 में देखा जाए 19वां जो है मद्रास में हुआ था लाल मोहन घोष के द्वारा। 19वां जो है मद्रास में हुआ था 1903 में लाल मोहन घोष के द्वारा। 20वां देखा जाए 1904 में हुआ था बम्बई में सर हेनरी कॉटन। यहाँ तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं था दोस्तों, लेकिन अब हम लोग का इम्पोर्टेंट ये है हमारा 21वां जो है। 21वां क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनारस में 1905 में स्थापना किया गया। इसी में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। तो 21वीं जो है 21वां में, और जितना भी अब इम्पोर्टेंट लिखा रहेगा ना ये, वही हमारा इम्पोर्टेंट है, याद करने लायक है। चलिए आगे देखते हैं। 21वां हम लोग देख रहे थे, इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना, इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन इसमें किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार इसी में किया गया था। जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था, इसी का अनुमोदन किस में किया गया था? 21वीं संविधान संशोधन 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे 21वां अधिवेशन में। ठीक है। 22वां में देखा जाए तो 22वां में जो था 1906 में कलकत्ता में ये भी हुआ था। बनारस, कलकत्ता, सूरत, ये तीनों याद रखिएगा। 4 गो लगातार 21, 22, 23, 23 में 2 गो हो गया था। 23वां। ठीक। तो 21वां, 22वां, 23वां ऐसे याद कर लीजिएगा। 4 को याद रखिएगा। 21वां, 22वां, 23वां। और ये चारों का जो है, प्रथम जो है 21वां में गोपाल कृष्ण गोखले, 22वां में दादा भाई नौरोजी, 23वां में रास बिहारी घोष, और 23वां दूसरा भी रास बिहारी घोष। तो 23वां में सूरत में हुआ था, जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में अधिवेशन में हो गया था। और फिर 23वां मद्रास में हुआ था, कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस संविधान का निर्माण किस में किया गया था? 23वां में किया गया था, जो मद्रास में हुआ था। तो सूरत वाला में तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। रास बिहारी घोष उसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। और मद्रास में जो हुआ था, इसमें रास बिहारी घोष कांग्रेस संविधान का निर्माण हो गया था। 24वां में देखा जाए तो मदन मोहन मालवीय उतना इंपॉर्टेंट ना है। 24वां में 1909 में लाहौर मदन मोहन मालवीय, हम लोग को याद ही तीनों करना है। 21वां, 22वां, 23वां, 23वां, 21वां, 22वां, 23वां, 23वां, 21, 22, 23, 23, 21, 22, 23, 23, 23वां 2 बार हुआ था। क्यों? क्योंकि सूरत में डॉक्टर कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो चुका था इसमें। फिर 23वां को मद्रास में किया गया रास बिहारी घोष के द्वारा। तो दोनों ही रास बिहारी घोष ही कर रहे थे। 23वां कौन किए थे? 23वां अधिवेशन जो है 1907 वाला जो था, उसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। और 1908 में जो हुआ था मद्रास में हुआ था। सूरत के बाद फिर कहाँ पे किया गया? मद्रास में किया गया। कांग्रेस संविधान का उसमें निर्माण किया गया। कांग्रेस संविधान का क्या किया गया दोस्तों? इसमें 23वां में निर्माण किया गया। ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तो याद रखिए होगा। पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 12वां अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता में। 12वां अधिवेशन जो है 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। रहमतुल्लाह सयानी उसमें अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ब्रिटिश ये जो था 10वां अधिवेशन, 10वां 12वां याद कर लीजिएगा। 10वां 12वां जितना भी है, ये 10वां हमारा 12वां। 10वां में क्या था? तो 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। वेब ब्रिटिश संसद के आयरी सदस्य हुआ करते थे। 12वां हमारा कलकत्ता में हुआ था 1896 में। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार इसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 21वां, 22वां, 23वां में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे 21वां में हमारा जो है बनारस हुआ था। 21वां कहाँ हुआ था? बनारस हुआ था। 22वां कहाँ हुआ था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास। बनारस, कलकत्ता, सूरत, मद्रास। बनारस, कलकत्ता, सूरत, मद्रास। सूरत में जो है 7वां 1907 में हुआ था, जो है 23वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन था। रास बिहारी घोष कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसमें हो गया था, है ना। और 22वां हम लोग कलकत्ता में देख ही लिए थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। किसमें? 22वां अधिवेशन में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी उसमें अध्यक्ष थे। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। 22वां अधिवेशन जो 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी उसके द्वारा क्या किया गया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आगे देखते हैं हम लोग 22वां 23वां देख लिए। रास बिहारी घोष जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन था। रास बिहारी घोष दूसरे में 23वां में भी थे। ये तो हम लोग देख लिए थे, ठीक ना।
आगे बढ़ते हैं, 25वां छोड़ देते हैं, 26वां देख लेते हैं। जनगण मन। जनगण मन जो है, पहली बार जनगण मन गाया गया था 26वां संविधान संशोधन 26वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में। पंडित शिव नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पंडित शिव नारायण धर इसके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन जो है किस अधिवेशन में गाया गया था? 26वां अधिवेशन। कब हो रहा था? जब 1911 में। पहली बार जनगण मन 1911 में, 26वां अधिवेशन 1911 में गाया गया था पहली बार जनगण मन। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो 26वां अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित शिव नारायण धर। 1911 में पंडित शिव नारायण धर, इसी के समय जनगण मन अधिवेशन गाया गया था। ठीक है। बांकीपुर, देखिए बांकीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 27वां जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, ये जो है बिहार में सबसे पहले 1912 में जो आर एन माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? आर एन माधोलकर इसके अध्यक्ष हुए थे। तो 27वां अधिवेशन में हुआ था। 27वां अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर में। यहाँ पे दिया गया है, हम लोग जो है 3 नंबर देख लेते हैं। इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तीसरा में लिख रहा है 27वां में कांग्रेस का पिता कहा गया था। किसको? ह्यूम को, है ना। तो ये हम लोग आएंगे पढ़ते पढ़ते, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। पहला नंबर का जो है हम लोग छोड़ चुके थे। पहला नंबर में 22वां में देखिए यहाँ पे लिख रहा है, जो 22वां है, 22वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1906 में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग इसमें हुआ था, इसी 22वां के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है। इस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष का एक, गर्मपंथी लाला लाजपत राय का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक ना। तो ये हमारा दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्योंकि इसी में तो गर्मपंथी दोनों में क्या हुआ था? मतभेद उभर गया था। और वही मतभेद सूरत अधिवेशन में क्या जाके बट गया? क्या हो गया? दोनों कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो इसमें मतभेद उभरा था, इसीलिए दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। लेकिन बनने वाले थे कौन कौन? तो यहाँ पे बनने वाले थे नरमपंथी और गर्मपंथी। मतभेद उभरा, नरमपंथी से रास बिहारी घोष बनने वाले थे और गर्मपंथी से लाला लाजपत राय बनना चाहते थे। उन्हीं दोनों में मतभेद हो गया, रास बिहारी घोष और लाला लाजपत राय में, है ना। लाल बाल पाल ये जो गर्मपंथी वाले हो गए, अरविंद घोष, और इधर रास बिहारी घोष। तो दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो गया, और बाद में दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया था। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। और दूसरा हम लोग क्या देखे थे? दूसरा में जो था 23वां जो सूरत अधिवेशन था, यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है दोस्तों। तो इसके बारे में देखते हैं। 1907 में इस अधिवेशन में 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन में पास कराया गया प्रस्ताव, जो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गया, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल तथा गर्म दल में बट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन में मद्रास और पुनः आयोजित किया गया था। इसीलिए फिर से क्या किया गया? 23वां जो अधिवेशन को मद्रास में फिर से आयोजित किया गया। क्यों? क्योंकि सूरत अधिवेशन ये में नरम दल गर्म दल बट गया, पूरा नहीं हो पाया। ठीक ना। क्यों बटा था दोस्तों? तो देखिए, स्वदेशी को लेके स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेके। ठीक ना। 1907 में इस अधिवेशन के क्या किया गया था? तो प्रस्ताव को लेके इनमें मतभेद हो गया था। ठीक है ना, 1907 वाला में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखना था 3 नंबर तो हम लोग देख ही लिए थे। 27वां जो है 27वां बांकीपुर में, और इसी में कांग्रेस का पिता किसे कहा गया था? ए.यू. ह्यूम को। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमारा 30वां नंबर हमारा इम्पोर्टेंट है। बम्बई में जो हुआ था, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, लॉर्ड वेलिंगटन इसमें ने भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन जो भाग लिया था 30वां नंबर में। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। मुस्लिम लीग से समझौता, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 31वां नंबर जो है इंपॉर्टेंट है। 1916 में जो हुआ था लखनऊ में अधिवेशन, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अंबिका चरण मजूमदार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 का लखनऊ अधिवेशन कितने नंबर के था? 31वां नंबर के था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग में इसमें समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग में इसमें समझौता हुआ था। ये 4 नंबर हम थोड़ा पढ़ते हैं, देखिएगा। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय लखनऊ समझौता का विरोध किए, और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग जो इतना दिन से कह रहा था पृथक निर्वाचन, इसको स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस की तरफ से। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। उस समय लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसी का विरोध पूरा कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय इसका पूरा विरोध कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय।
कि पृथक निर्वाचन न दिया जाए मुस्लिम लीग को, लेकिन देना पड़ा। और अंबिका चंद्र मजूमदार उस समय क्या थे, इसका अध्यक्ष बनाए गए थे। मुस्लिम लीग समझौता के इसमें क्या किया गया, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था और पृथक निर्वाचन का क्या किया गया, तो स्वीकार किया गया कांग्रेस की तरफ से 1916 में, ठीक ना। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट बनाया गया था। सबसे पहली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, श्रीमती एनी बेसेंट है। वो भी कहाँ पे बनाई गई थी, 1917 में कलकत्ता में बनाई गई थी। एनी बेसेंट जो है कहाँ पे बनाई गई थी, 1917 में कलकत्ता में बनाई गई थी। कहाँ पे, कलकत्ता में। तो लखनऊ 1916 हमारा देख लिए। इसी में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था और पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लिया गया। और फिर एक साल के बाद जो 1917 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट को यहाँ प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो आगे देखते हैं कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन ये 1918 में हुआ था, बम्बई अधिवेशन। हसन इमाम इसमें कौन थे, अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन अगर पूछ दे कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था, बम्बई में। जो बम्बई में अधिवेशन हो रहा था, विशेष अधिवेशन जो हो रहा था, ये जो विशेष अधिवेशन जो हो रहा था बम्बई में, इसी में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। कांग्रेस का क्या हो गया, दूसरा विभाजन हो गया, इसलिए विरोध हो गया। फिर देखिएगा हमारा आगे देखते हैं कांग्रेस संविधान में। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि हम लोग जो है विशेष अधिवेशन एक और हुआ था कलकत्ता में 1920 में। 101 को कौन हुआ था विशेष अधिवेशन, 1918। दो बार विशेष अधिवेशन देखने को मिला है, 1918 और 1920। ये सब क्या है, तो ये सब विशेष अधिवेशन है, ठीक ना। तो विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस संविधान में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अगर पूछेगा कि गया अधिवेशन जो हुआ था 1922 में, जो गया में अधिवेशन हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास इसके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक ना। गया अधिवेशन में देशबंधु चित्तरंजन दास क्या थे, इसके गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास क्या है, हमारे देशबंधु है। तो गया अधिवेशन में जो था, गया अधिवेशन जो था 1922 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ये हम लोग देख रहे थे। वही हम लोग बांकीपुर में आर एन माधोलकर को देख लिए थे। ये बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम आपको बार बार बता रहे हैं। 1912, फिर 1912 के बाद 1922, 1922 के बाद 1900, फिर 40 में एक बार आता है, ठीक ना। 1940 आगे देखने को मिलेगा, 40 की 42 था। चलिए आगे देखते हैं। तो गया में अगर 1922 में देखा जाए तो देशबंधु चित्तरंजन दास हो गए हमारे 1922 के। और 1922 के पहले आया था 1912 में बांकीपुर में आर एन माधोलकर जो थे। कौन थे, आर एन माधोलकर थे। आगे देखते हैं दोस्तों, जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, तो बेलगाम अधिवेशन जो था 1924 में, ये महात्मा गांधी ये अध्यक्षता किए थे बेलगाम अधिवेशन के। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था, जो 39वां नंबर का हुआ था। 39वां, कितना नंबर का, 39वां नंबर का, 39वां नंबर का जो अधिवेशन हुआ था बेलगाम अधिवेशन, इसमें महात्मा गांधी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हम लोग देखे थे श्रीमती सरोजनी नायडू को बनाया गया था। भारतीय लगा है ना, भारतीय, खाली महिला बोले तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। एनी बेसेंट कब बनाई गई थी, तो 1917 में, ठीक। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में। वहीं अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनाया गया था वो श्रीमती सरोजनी नायडू को बनाया गया था 1925 में, कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर के 1925 में, कानपुर में। ये 40वां नंबर का अधिवेशन हुआ करता था। आइए थोड़ा देख लेते हैं, ये 5 नंबर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो क्या किया गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। कब, जब श्रीमती हमारी कौन हो जाएंगी, तो हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू जब अध्यक्षता कर रही थी कानपुर में 1925 में, उस समय क्या किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कानपुर में बनी थी और कानपुर अधिवेशन में बनी थी। और श्रीमती सरोजनी नायडू जी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो गई। वही 1917 में जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो महिला अध्यक्ष सबसे पहले बनाई गई थी, ठीक ना। महिला अध्यक्ष 1917 में, ठीक। कहाँ पे, कोलकाता में। और ये जो थी कानपुर में बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू, कानपुर में 1925, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष।
देखिए, अगर पूछेगा किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्रों का अनिवार्य किया गया था कि सब कोई खादी वस्त्र पहन के आएंगे, किस अधिवेशन में, तो ये हमारा जो 1926 में जो गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे श्री एस श्रीनिवास आयेगार। इनके उसी समय क्या हुआ था, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र को अनिवार्य किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर पूछ देगा कि किस अधिवेशन में खादी सबको खादी पहनने के लिए अनिवार्य किया गया था, तो अधिवेशन जो था 41वां था। कौन सा अधिवेशन था, 41वां था। और 1926 में का अधिवेशन जिसको बोलते हैं गुवाहाटी में जो हुआ था 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन जो था हुआ था 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन में इस सदस्य हेतु खादी वस्त्र को क्या किया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। 1926 का जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था, 1926 का कौन सा अधिवेशन, तो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन खादी वस्त्र पहनने के लिए इसमें क्या किया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन किए थे, तो श्रीनिवास आयेगार किए थे। किसने किए थे, श्रीनिवास आयेगार किए थे। बताइएगा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था, तो 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, डॉक्टर एम एन अंसारी इसके अध्यक्ष थे। 42वां अधिवेशन बोल सकते हैं। तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग किसमें किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था डॉक्टर एम एन अंसारी जो 1927 मद्रास अधिवेशन में। तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो किया गया था 1927 में किया गया था मद्रास अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन 1927 में। गुवाहाटी में अधिवेशन 1926 में क्या किया गया था, तो सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, फिर पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया 1927 के मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर एम एन अंसारी के द्वारा। आगे देखते हैं, मोतीलाल नेहरू कब अध्यक्षता किए थे, 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में जो थे पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्षता किए थे। फिर जब 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी भी अध्यक्षता किए थे। तो एक साल आगे पीछे दोनों बाप बेटा क्या किए हैं, दोनों बाप बेटा अध्यक्षता किए हैं। सबसे पहले 1928 में कलकत्ता में अध्यक्षता करने वाले हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। फिर 1929 में अब बोलेंगे बाबू बेटा तुम करो। अब तो कलकत्ता में तो वो तुम हम कर ही लिए, अब लाहौर में जब होगा तुम 1929 में तो तुम करना। किसको बोले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोले थे। कौन, मोतीलाल नेहरू। तो उसी में पूर्ण स्वराज की मांग कर लेना, उसी में तुम क्या कर लेना, पूर्ण स्वराज की मांग कर लेना। जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। 1928 में कौन बने थे, कलकत्ता के बने थे पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के क्या है, फादर है। और उन्हें क्या किया था 1928 कलकत्ता अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू तो बन गए थे, अध्यक्षता किए थे। लेकिन 1829 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1 साल के बाद, उसमें उन्होंने स्वराज की मांग कर लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बताइएगा कि जो है मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव पारित हुआ था किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1931 के कराची अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, इसके अध्यक्षता किए थे। जब देखे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर दिए हैं, तब ये भी बोले कि अब हम भी अध्यक्षता करेंगे, एक साल रुक जाइए, अगला साल करिएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1 साल रुक गए। 1 साल गैप होने के बाद 1930 में गैप हुआ, और 1930 में गैप होने के बाद 1931 में जब कराची में अधिवेशन हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और बोले कि अब हम भी एक प्रस्ताव पारित करेंगे मौलिक अधिकार का। आपने तो पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्तुत कर ही लिया, जवाहरलाल नेहरू को बोले थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अब कराची में अधिवेशन हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, तो मौलिक अधिकार के लिए प्रस्ताव पारित करेंगे। कौन बोले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1 साल गैप होने के बाद 1930 में कुछ नहीं हुआ था। 1930 का अधिवेशन हुआ कोई, 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ, ये 45वां अधिवेशन कहलाता है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ते हैं 6 नंबर। तो जो कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बताइए किस अधिवेशन में गांधी जी कहते कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये कराची अधिवेशन में बोले थे गांधी जी। किस अधिवेशन में बोले थे, कराची अधिवेशन में बोले थे गांधी जी की गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है, जिंदा रहेगा। किसने कब बोला थे, तो कराची अधिवेशन में गांधी जी। कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उसमें उन्होंने क्या मांग किया, तो मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया था। और उसी के 2 साल पहले मतलब 1929 में जवाहरलाल नेहरू क्या मांग किए थे, तो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। फिर उसके 1 साल पहले जो हुआ था हम लोग देखे थे, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू किए थे, लेकिन इसमें नहीं कुछ बोल पाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके 29 में जब लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता बनाया गया था, फिर वो पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्तुत कर पाए। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं,
राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्षता किए थे? तो 1934 में बम्बई में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किए थे। 1934 में बम्बई में कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्षता किए थे? 1934 बम्बई में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे 1934 में। याद रखिएगा 1934 में बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। आगे देखते हैं कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किस अधिवेशन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी का अध्यक्षता किए थे लखनऊ में भी, ठीक ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब बार बार अध्यक्षता किए हैं। देखिए एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए हैं, लगातार 3 बार कर दिए। तो एक पहला 29 में किए थे, 29 के बाद 36, 37 दोनों कर ली पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्षता। तो कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया था। गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था कौन सा? गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था? फैजपुर। क्वेश्चन यहाँ से आया था, क्वेश्चन हम देखे थे एक बार, है ना। तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन का नाम क्या है? जो गांव में आयोजित हुआ था प्रथम अधिवेशन वो था फैजपुर का अधिवेशन 1937 में। कौन किए थे अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे 1937 में फैजपुर अधिवेशन, जो 50वां नंबर क्रम का था। कितना क्रम का था अधिवेशन? 50वां क्रम का अधिवेशन था। कितना क्रम का था? 50वां क्रम का अधिवेशन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्षता किए थे। गांव में आयोजित ये प्रथम अधिवेशन था। कहाँ पे? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था फैजपुर का अधिवेशन 1937 में, जो कि कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था। ये 50वां नंबर का था। इसके अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार इसीलिए बता रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? इसके अध्यक्षता किए थे। उसके 1 साल पहले लखनऊ में भी किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता, जो कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया था। तो ये दोनों याद रखिएगा। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था 1936 में, और ये लखनऊ में किया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं। फैजपुर को याद रखिएगा, फैजपुर बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे, क्योंकि गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये फैजपुर, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। ये रामगढ़ ये सब डाल के आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। और भी जब है बेलगांव अधिवेशन डाल देगा आप सबसे पहले टॉप पे, तो बेलगांव देखिए, गांव में मत समझ लीजिएगा। हमारा क्या हो जाएगा? फैजपुर हो जाएगा, जो कि गांव में अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं हरिपुरा गुजरात जो है 1938 में हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। और इसके बारे में देखते हैं क्या खास है। तो ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसी समय गांधी से क्या हो गया था? विवाद हो गया था, और तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उसी समय किसको बना दिया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो पहली बार राजेंद्र प्रसाद तो बने थे 1934 में। 1934 में नॉर्मल तरीके से राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, लेकिन फिर क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया गांधी जी से। तो इनके बाद फिर किसको बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कैसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 1938 में। तो 1934 में और 1938 में 2 बार राजेंद्र प्रसाद बने हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो बने थे 1934 में नॉर्मल तरीके से राजेंद्र प्रसाद बने थे। लेकिन 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था, लेकिन वो क्या हो गया? मतभेद हो गया गांधी जी से, तो चले गया इस्तीफा देके। फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 1938 में, याद रखिएगा। हरिपुरा गुजरात में। कहाँ पे? हरिपुरा गुजरात में, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर 52वां सुभाष चंद्र बोस को फिर मौका दिया गया था। आगे देखते हैं रामगढ़ 1940 में जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, वो अबुल कलाम आज़ाद इसके क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे, है ना। अबुल कलाम आज़ाद इसके क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ अधिवेशन, ठीक ना। रामगढ़ उस समय रामगढ़ झारखंड में हुआ करता था ना। तो ये भी हमारा बिहार का तीसरा अधिवेशन मान सकते हैं। तो 12 हो गया, 22 हो गया, 40 हो गया। तो रामगढ़ जो था ये अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता किए थे। उस समय आज़ाद बिहार अलग नहीं हुआ करता था। तो 1940 हमारा रामगढ़ जो था अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक। तो आगे देखते हैं आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी के समय अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी जो थे, जो 1946 में जब आज़ादी होने के कगार पे था, 1946 से 47 के समय में, तो मेरठ में क्या हुआ था? 54वां अधिवेशन हो रहा था। उस समय आचार्य JB कृपलानी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय अध्यक्ष तक ये रहे थे, 46 से 47 तक ये रहे थे। कौन? आचार्य JB कृपलानी। तो जेब में कुछ नहीं था, लेकिन वो आज़ाद हो गए थे, ऐसे याद रखिएगा। जेब में कुछ है नहीं, फिर भी हम आज़ाद हो गए JB कृपलानी की वजह से। आज़ादी के समय में JB कृपलानी के पास जेब में कुछ था? नहीं था। तो आज़ादी के समय जो था JB कृपलानी कौन थे? अध्यक्ष थे। कहाँ पे हुआ था ये सबसे पहला अध्यक्ष था? तो 1946 में मेरठ में हुआ था, और 47 में तो 1947 में तो आज़ाद हो रहा था, तो इस समय कोई अधिवेशन हुआ नहीं। तो 47 तक कौन रहे थे? तो यही हमारा JB कृपलानी रहे थे 1947 में, जब आज़ाद हो रहा था।
और जो आज़ाद हो गया 1948 में जयपुर अधिवेशन लास्ट में किया गया, पट्टाभी सीताराम मैया क्या बनाया गया था इसका, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि 55वां अधिवेशन हुआ 1948 में। कौन सा अधिवेशन हुआ दोस्तों, 55वां अधिवेशन हुआ। फिर एगो लास्ट में 56वां अधिवेशन जो हुआ था नासिक में, और ये 1950 में हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके अंतिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन को याद रखिएगा। 56वां अधिवेशन, तो टोटल 56 को अधिवेशन हुआ था। टोटल 56 में कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया था, पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया था, ठीक ना। 1950 में जो नासिक में सबसे अंतिमवां अधिवेशन हुआ था 56वां, कहाँ पर, नासिक में 1950 में, ठीक ना। अब पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया था अंतिम अध्यक्ष, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन के संबंधित कुछ अन्य तथ्य। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। हम लोग देखे थे महिलाओं ने कहाँ पे 1889 में भाग लिया था, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत कि पहली बार 1889 में पहली बार क्या हुआ था, सर विलियम बेडरमन महिलाओं में भाग लिए थे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था वो कदमनी गांगुली, जो कलकत्ता 1890 में हम लोग देखे थे, यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे, तो कदमनी गांगुली इसमें भाग ली थी। और इन्होंने क्या किया था, इसके मतलब मंच पे चढ़ के पहली बार बोली थी। 1890 के जो फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष हुआ करते थे कलकत्ता में, कदमनी गांगुली इसमें क्या की थी, बोली थी। और हम लोग फिर क्या देखें, आगे देखते हैं हम लोग कि कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन थे। तो सबसे पहले जॉर्ज यूले जो थे, ये हमारे इलाहाबाद में जो हुआ था चौथे नंबर के 1888 में किया गया था, उसमें भाग लिए थे। फिर उसके बाद विलियम बेडरमन जो थे बम्बई 1889 में, और इलाहाबाद 1910 में विलियम बेडरमन जो है ये अध्यक्षता किए थे। अल्फ्रेड वेब भी थे मद्रास में, जो हेनरी कॉटन जो थे बम्बई में, ये 4 वो थे अध्यक्षता किए थे, 4 अंग्रेज अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के। 1935 के कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, हम लोग देखे थे 1935 में नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो 1947 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, विशेष अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में, उसमें अध्यक्षता कौन किए थे, राजेंद्र प्रसाद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब आज़ादी हो रहा था 1947 में दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन रखा गया था, कौन सा अधिवेशन, विशेष अधिवेशन रखा गया था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 1935 में कोई हुआ है, नहीं हुआ है ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, वही लिखा है यहाँ पे कि 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर 1930 में भी तो नहीं देखने को मिला है, 1930 में तक नहीं देखने को मिला है, तो 1929 से 30 तक कोई देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग को अब क्या पढ़ना था दोस्तों, अब पढ़ना था हम लोग को ब्रिटिश कालीन आयोग या फिर समितियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में जितना भी आयोग बना था, समिति हुआ था, उसको हम लोग कब कौन सा आयोग बना था, कौन सा समिति, उसको हम लोग याद करेंगे, ठीक ना। और याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग ब्रिटिश कालीन इनाम थे। गवर्नर जनरल उस समय डलहौजी हुआ करते थे, डलहौजी, ठीक ना। इसका उद्देश्य था भूमि से संबंधित विवेचना, जितना भी भूमि से संबंधित विवेचना करना है बातचीत, वो इस इनाम आयोग से किया जाता था, ठीक। ये वर्ष 1852 में इनाम आयोग का गठन किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों यहाँ से। तो इनाम आयोग का जो है गठन 1852 में किया गया। इसके अध्यक्ष इनाम थे। गवर्नर जनरल इनाम आयोग के समय कौन हुआ करते थे, तो डलहौजी। इसका उद्देश्य था भूमि से संबंधित विवेचना करना। इनाम आयोग किससे संबंधित है, भूमि संबंधित है, ठीक है। दुर्भिक्ष आयोग ये जो था 1880 में इसकी स्थापना हुई, दुर्भिक्ष आयोग। और रिचर्ड स्ट्रेची लीटन इसके अध्यक्ष थे। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। लीटन इसके गवर्नर जनरल या वायसराय थे। अकाल निवारण हेतु ये विचार आया था। तो अगर ध्यान दीजिएगा, लीटन का कार्यकाल कब से कब तक था, लॉर्ड लीटन का कार्यकाल जो था 1876 से 1880 तक। वहीं लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक था। उन्हें व्यापक सिद्धांत के और भारत के रेलवे डाक प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है। 48 से 56 तक कौन आएंगे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी आएंगे। कौन आएंगे, लॉर्ड डलहौजी। तो इसी के बीच में 1852 आता है, जिसमें इनाम आयोग का गठन किया गया था, डलहौजी, ठीक ना। तो 48 से 56 याद रखना है, कितना से कितना, 48 से 56। और ये भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित था। दुर्भिक्ष आयोग हम लोग देखे थे, दुर्भिक्ष आयोग 1880 में आया था।
रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे और लीटन इसका क्या था, वायसराय या फिर गवर्नर जनरल था। लीटन का कार्यकाल हम लोग देखें तो लीटन का कार्यकाल था 1776 से 1876 से 1880 तक इसका लीटन का कार्यकाल था। और रिचर्ड स्ट्रेची दुर्भिक्ष आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। अकाल निवारण हेतु ये इसका उद्देश्य क्या था, अकाल निवारण के लिए इसका उद्देश्य क्या था, दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य था अकाल निवारण। क्या था, अकाल निवारण। तो ये कब आया था और इसके जो अध्यक्ष और गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखना जरूरी है। हंटर आयोग हम लोग देखे थे, हंटर आयोग 1882, विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे और रिपन इसके क्या थे, रिपन इसके जो थे वो वायसराय गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो 1880 से 84 रिपन का कार्यकाल याद रखिएगा। शिक्षा का विकास लीटन का क्या, 80 से लॉर्ड लीटन, 76 से 80, 80 से 84 रिपन, याद रहेगा। शिक्षा का विकास, हंटर आयोग शिक्षा से रिलेटेड था हंटर आयोग। और दुर्भिक्ष आयोग किससे रिलेटेड था, अकाल निवारण से। वहीं इनाम आयोग किससे रिलेटेड था, भूमि संबंधी से रिलेटेड था इनाम आयोग। ठीक ना, तो इनाम आयोग 1852 में और दुर्भिक्ष आयोग 1880 में और हंटर आयोग 1882 में। और विलियम हंटर तो याद ही रहेगा, दुर्भिक्ष आयोग के रिचर्ड स्ट्रेची याद ही रहेगा, इनाम आयोग के इनाम याद ही रहेगा। एचिंसन आयोग जो था 1886 में आया था, चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष थे, डफरिन के समय में आया था। वायसराय कौन थे, डफरिन थे। एचिंसन आयोग के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय जी बोला जाए तो कौन थे, डफरिन थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना, नागरिक सेवा में भारतीयों की जो संख्या थी उनकी संख्या में वृद्धि कैसे किया जाए, इसमें विचार करने के लिए ये जो था एचिंसन आयोग का गठन किया गया था 1886 में। इसके अध्यक्ष चार्ल्स एचिंसन ही थे और डफरिन इसमें क्या थे, तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अफीम आयोग 1893 में आया था। लेंस डाउन होकर अफीम को लगाया जाएगा, ऐसे करके याद रखिएगा। लेंस डाउन होकर क्या लगाया जाएगा, अफीम हो जाए। अफीम कोई खाएगा तो डाउन हो जाएगा। अफीम सेवन को रोकने के लिए अफीम आयोग का ये स्थापना किया गया था। अफीम सेवन को रोकने के लिए अफीम आयोग लेंस डाउन के गवर्नर जनरल लेंस डाउन उसके समय में थे 1893 में। एचिंसन आयोग था किस लिए, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या वृद्धि करने के लिए एचिंसन आयोग। और डफरिन उस समय था। अफीम आयोग के समय कौन था, लेंस डाउन था। और एक बार हर्सेल समिति, इस समय भी 1893 में हर्सेल में भी लेंस डाउन था। ये दोनों एक साथ आया था 1893 में। हर्सेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। हर्सेल समिति के अध्यक्ष हर्सेल ही थे। टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए, टकसाल जो छापा जाता था, नोट छापने वाली हो गई, चाहे मुद्रा छापने वाली जो भी टकसाल होती थी, उससे संबंधित सुझाव देने के लिए हर्सेल समिति आया था। पैसा आपके पास नोट छापने वाला टकसाल मशीन रहेगा तो आप क्या कहिएगा, हर्ष रहिएगा। हर्ष मैंने खुश मिजाज रहिएगा। तो खुश मिजाज कब रहिएगा, जब नोट छापने वाला टकसाल संबंधी सुझाव। तो हर्सेल समिति 1893 में आया था। अफीम आयोग भी 1893 में आया था। दोनों को एक साथ याद रखिएगा। अफीम आयोग 1893 और हर्सेल समिति भी 1893। दुर्भिक्ष आयोग हम लोग फिर से देखते हैं। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लोयल के द्वारा, एल्गिन इसके क्या थे, जेम्स लोयल इसके अध्यक्ष थे, एल्गिन इसके गवर्नर जनरल थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग का रिपोर्ट पर विचार किया गया था। और दुर्भिक्ष आयोग को एक बार हम लोग 1880 में भी देखे थे, जो रिचर्ड स्ट्रेची थे, लीटन इसके अध्यक्ष थे, अकाल निवारण को रोकने के लिए दुर्भिक्ष आयोग। तो यहाँ भी दुर्भिक्ष आयोग जो 1898 में, दो बार दुर्भिक्ष आयोग देखने को मिला, 1880 और 1898, दोनों को याद रखिएगा। 1880 1898, ठीक ना। और ये जो था 1898 वाला जो था, एल्गिन इसके क्या थे, इसके गवर्नर जनरल थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग का रिपोर्ट पर विचार किया गया था इस पर। फिर से आते हैं दुर्भिक्ष आयोग, एक बार और देखने को मिला हम लोगों को 1901 में दुर्भिक्ष आयोग। और ये द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग का रिपोर्ट पर सुझाव था। तीसरा नंबर का आया था वो दूसरा पे सुझाव था, दूसरा वाला जो आया था वो पहले पे सुझाव था। एंथनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे और कर्जन उस समय आ गया था 1901 में। 1905 तक रहा था कर्जनवा। तो 1901 में कौन हो गया, कर्जन था गवर्नर जनरल उस समय। दुर्भिक्ष आयोग में तीसरे नंबर के जो दुर्भिक्ष आयोग था 1901 वाला दुर्भिक्ष आयोग, 1901 में जो दुर्भिक्ष आयोग देखने को मिला, फिर से पहले 1998 में दुर्भिक्ष आयोग देखने को मिला और फिर एक बार 1880 में देखने को मिला। तो दुर्भिक्ष आयोग 3 तरह को देखने को मिला। 1880 रिचर्ड स्ट्रेची वाला, लीटन वाला। लीटन के बाद फिर एल्गिन के समय में आया था लीटन, एल्गिन और फिर कर्जन। लीटन, एल्गिन और कर्जन। तो 1880 में दुर्भिक्ष आयोग, 1898 में दुर्भिक्ष आयोग, फिर 1901 में दुर्भिक्ष आयोग, ठीक ना। आगे देखते हैं सिंचाई आयोग जो था 1901 में, ये इसका स्थापना किया गया था सिंचाई आयोग का। वोल्विन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे और कर्जन इसका वायसराय था। कौन था, कर्जन ही था। 1901 में कर्जन में था।
तो कर्जन तो इससे याद रहेगा, 1901 में कौन था, कर्जन तो याद हो जाएगा, 1902 में तक कर्जन ही रहेगा, 1900 सब में कर्जन ही रहेगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग जो है सिंचाई आयोग, सिंचाई में सुधार के लिए खोला गया था 1901 में। सिंचाई आयोग कब आया था, सिंचाई आयोग 1901 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, वॉल्विन स्कॉट। तो यहाँ तक हम लोग याद रखते हैं, ज़रूरी है, जो भी ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना। तो सिंचाई आयोग 1901 में आया था। और दुर्भिक्ष आयोग भी तीसरा नंबर का दुर्भिक्ष आयोग 1901 में ही आया था। एंथनी मैकडोनाल्ड उसके अध्यक्ष थे। तीसरा नंबर के दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एंथनी मैकडोनाल्ड, ठीक ना। और वहीं दूसरे नंबर के दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जेम्स लॉयल। कौन थे, जेम्स लॉयल। दूसरे नंबर के जो दुर्भिक्ष आयोग था 1898 वाला, उसमें जेम्स लॉयल थे। और 1880 में जो आया था रिचर्ड स्ट्रेटी था उसमें दुर्भिक्ष आयोग का। आगे देखते हैं हम लोग सिंचाई आयोग का देख लिए थे, वॉल्विन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे। 1901 में सिंचाई आयोग आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, वॉल्विन स्कॉट आए थे। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था, ठीक ना। और इसमें इसके अध्यक्ष थे थॉमस रेले। कौन थे विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष, कौन थे, थॉमस रेले थे। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, थॉमस रेले। उस समय भी कर्जन था। अब भारतीय विश्वविद्यालय परिस्थिति पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया गया था 1902 में। अध्यक्ष कौन थे, थॉमस रेले। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थॉमस रेले। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष वॉल्विन स्कॉट। वाल्व किस में लगाया जाता है, सिंचाई पंपू सेट में वाल्व लगाया जाता है ना। तो सिंचाई आयोग वॉल्विन स्कॉट याद रखिएगा। फ्रेजर आयोग जो था, फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। कर्जन से पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए फ्रेजर आयोग किया गया था। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। क्या, किस लिए, पुलिस की जितना भी कार्य पद्धति होती है, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए फ्रेजर आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। फ्रेजर आयोग का गठन क्यों किया गया था, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए 1902 में, है ना, 1902 में। इस्लिंगटन आयोग जो था, इस्लिंगटन इसके अध्यक्ष थे। और हार्डिंग उस समय आ गए थे। 1912 में कौन आ गए थे, हार्डिंग जो आ गए थे। नागरिक सेवा का भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना, नागरिक सेवा में भारतीयों की जो हिस्सेदारी है उस पर विचार करने के लिए तो ये इस्लिंगटन आयोग का अध्यक्ष इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया था 1912 में। मैकलेगन समिति का गठन किया गया था 1914 में। मैकलेगन इसके अध्यक्ष थे। और हार्डिंग उस समय इसका गवर्नर जनरल था। सरकारी या वित्तीय अवस्था में सुझाव हेतु ये मैकलेगन समिति की भी स्थापना किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय को हम लोग सैंडलर आयोग भी बोल देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैंडलर आयोग बोलते हैं। ये 1917 में माइकल सैंडलर के द्वारा, चेम्सफोर्ड उस समय कौन थे, गवर्नर जनरल थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जाँच करने के लिए, ठीक ना। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो दोष हैं उसमें जांच करने के लिए जो था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या फिर सैंडलर आयोग का गठन किया गया था कलकत्ता में 1917। माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। 1917 में सैडलर आयोग कब आया था, 1917 में सैडलर आयोग कब आया था, 1917 में माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। चेम्सफोर्ड इसके गवर्नर जनरल उस समय हुआ करते थे। गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कौन हो जाएंगे, तो 1917 के माइकल सैडलर हो जाएंगे। भारतीय छटनी समिति जो था, लॉर्ड इंचकैम्प जो 1923 में आया था। लॉर्ड रीडिंग के समय शिक्षा संबंधी विचार हेतु, शिक्षा में कैसे छांटा जाता है, छटनी समिति 1923 में आया था। भारतीय छटनी समिति शिक्षा संबंधी से रिलेटेड था ये छटनी समिति। और रीडिंग उसके वायसराय हुआ था करते लॉर्ड इंचकैप उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। 1923 में भारतीय छटनी समिति आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में आया, छटनी समिति 1923 में आया। ली आयोग 1924 में आया था, लॉर्ड ली थे रीडिंग, तो उसमें लोक सेवा आयोग का गठन। तो ली आयोग लोक सेवा से संबंधित था, यूपीएससी से आपको याद होगा। 1924 में आया था ली आयोग कब आया था, 1924 में आया था, है ना। 1926 में गठन हुआ इसका। ली आयोग किससे रिलेटेड था, लोक सेवा से रिलेटेड है। भारतीय छटनी किसे है, शिक्षा से है, लॉर्ड 1923 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोषों की जांच करने के लिए। मैकलेगन किससे है, सरकारी वित्तीय अवस्था से है। इस्लिंगटन किससे है, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर है। इस्लिंगटन किससे है, भारतीय नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी। फ्रेजर किससे है, पुलिस की कार्यवाही पद्धति पर है। विश्वविद्यालय आयोग जो था भारतीय विश्वविद्यालय परिस्थिति पर विचार करने के लिए। सिंचाई से है। दुर्भिक्ष हमारा द्वितीय रिपोर्ट पर सुझाव देने के लिए आया था ली आयोग। सैंडहर्स्ट समिति देखते हैं। सैंडहर्स्ट समिति 1925 में आया था। एंड्रयू स्किन इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। रीडिंग इसके गवर्नर जनरल। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करना, भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार करने के लिए जो था सैंडहर्स्ट समिति का आयोग का गठन किया गया था। भारतीय सेना उनका भारतीयकरण पर विचार करना,
भारतीय सेना का क्या किया जाएगा, भारतीयकरण किया जाएगा या नहीं, इस पर विचार करने के लिए सैंडहर्स्ट समिति का स्थापना किया गया था। सैंडहर्स्ट समिति की स्थापना किया गया था। बटलर समिति की स्थापना 1927 में हरकोट बटलर इरविन के द्वारा देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए जो था बटलर समिति की स्थापना क्यों किया गया था, तो देशी राज्य थे और अंग्रेजी सरकार के संबंध थे उस पर विचार करने के लिए, देशी राज्य और अंग्रेजी सरकार के संबंध पे विचार करने के लिए बटलर समिति का क्या किया गया था, बटलर समिति की स्थापना किया गया था 1927 में। बटलर समिति कब आया था, 1927 में। क्यों आया था, देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करना। और जो था उस समय कौन थे, रीडिंग था। कौन था उस समय, रीडिंग था गवर्नर जनरल, ठीक ना, सॉरी इरविन था। बटलर समिति के समय इरविन था और सेमहर्स्ट समिति के समय रीडिंग था, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग साइमन आयोग, जो हम लोग जानते थे 1927 में साइमन आयोग जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था। इरविन उस समय अध्यक्ष गवर्नर जनरल था। 1919 ईस्वी के जो अधिनियम था उसकी समीक्षा हेतु 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन आया था। 1919 के अधिनियम जो बनाया गया था उसमें समीक्षा करने के लिए साइमन आयोग आया गया था। और साइमन कमीशन का क्या किया गया था, बाइकआउट किया गया था, आपको याद होगा। लिनलिथगो आयोग, लिनलिथगो जो मतलब कैसे था, कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए लिनलिथगो आयोग जो था, लिनलिथगो इसके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे और इरविन इसके क्या थे, तो वायसराय थे 1928 में। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए, कृषि संबंधी समस्या जो थी उस पर विचार करने के लिए लिनलिथगो आयोग का गठन किया गया था। लिनलिथगो, एक एक आदमी को गिनकर क्या करना है, कृषि संबंधी समस्या पर विचार किया जाएगा, ठीक ना, कृषि संबंधी समस्या पर विचार करने के लिए लिनलिथगो आयोग। व्हिटले आयोग था 1928 में, JH व्हिटले के द्वारा खोला गया था। इरविन इसके क्या थे, तो वायसराय थे। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए लिंडसे आयोग जो था, लिंडसे और इरविन भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैज्ञानिक 1929 में आया था, फिलिप हर्टोग था और इरविन इसके अध्यक्ष। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सप्रू समिति जो था, बेरोजगारी की समस्या पर समीक्षा हेतु, बेरोजगारी से सप्रू समिति था। सब्र करिए, आपको बेरोजगार है तो क्या करिए आप, सब्र करिए। सप्रू समिति तेज बहादुर सप्रू के द्वारा, वेलिंगटन इसके अध्यक्ष थे। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे, वेलिंगटन इसके वायसराय थे। बेरोजगारी समस्या की समीक्षा हेतु सब्र करिए सप्रू समिति। भारतीय वैज्ञानिक आयोग शिक्षा की स्थिति के सुधार करने के लिए था। भारतीय वैज्ञानिक लिंडसे आयोग हम लोग देख लिए थे, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, मिशनरी शिक्षा। व्हिटले आयोग था श्रमिकों की स्थिति के लिए और लिनलिथगो भी था श्रमिकों की समस्या के लिए। तो लिनलिथगो हो गया, व्हिटले हो गया या फिर लिंडसे हो गया, ये जो था दोनों लिनलिथगो और व्हिटले जो था कृषि से संबंधित था, श्रमिक से संबंधित था। लिंडसे हमारा शिक्षा से था और भारतीय वैज्ञानिक भी शिक्षा से संबंधित था, ठीक ना। तो लिंडसे और भारतीय वैज्ञानिक आयोग जो था वो शिक्षा से संबंधित था और लिनलिथगो और व्हिटले आयोग जो था वो श्रमिक से या फिर कृषि से संबंधित था। सप्रू तो हम लोग देख ही लिए, सप्रू बेरोजगारी से संबंधित है। भारतीय परिसीमन समिति था 1935 में, लॉरी हेमंड इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और वेलिंगटन निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था है, तो ये कि भारतीय परिसीमन समिति जो था निर्वाचन संबंधी अवस्था के लिए इसका गठन किया गया था। निर्वाचन क्षेत्रों में जितना भी अवस्था है कैसे क्या, उसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था के लिए भारतीय परिसीमन समिति का किया गया था, तो गठन किया गया था 1935 में। लॉरी हेमंड इसके अध्यक्ष थे और वेलिंगटन इसमें वायसराय था। तो भारतीय परिसीमन समिति के समय कौन था, लॉरी हेमंड अध्यक्ष और वेलिंगटन वायसराय था। और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, ये निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है भारतीय परिसीमन समिति, ठीक ना। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में आया था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। देखिए पहला समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, राष्ट्रीय योजना समिति नाम है इसका। लिनलिथगो उस समय कौन थे, वायसराय थे। आर्थिक योजना को लेकर ये चला था, किस लिए चला था, आर्थिक योजना को लेकर चला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय योजना समिति आर्थिक योजना को लेकर चला था, ठीक है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू पर पहली बार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और लिनलिथगो इसके क्या थे, लिनलिथगो इसको वायसराय थे उस समय। क्रिप्स आयोग आप लोगों ने देखा होगा 1942 में आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा, लिनलिथगो उस समय अध्यक्ष था। क्रिप्स के समय क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स आयोग, उसमें कौन था, लिनलिथगो था। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग लाया गया था कि भारत की जितना भी राजनीतिक अवस्था है उसको दूर किया जाएगा। और लिनलिथगो कौन था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लिनलिथगो के बारे में। लिनलिथगो उस समय कौन था, तो वायसराय हुआ करता था। क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे। आगे देखा जाए तो कैबिनेट आयोग 1946 में आया था, आपको पता होगा कैबिनेट आयोग कब आया था, 1946 में। पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे और वेवेल कौन थे, गवर्नर जनरल, दोनों को याद रखिएगा। क्रिप्स के समय कौन था, क्रिप्स के समय लिनलिथगो था और कैबिनेट के समय कौन था, वेवेल था। भारतीयों की सत्ता हस्तांतरित करने के विचार के लिए आया था कैबिनेट मिशन, कि भारतीयों की सत्ता को क्या किया जाएगा, तो उसको सौंपने के लिए आया था 1946 में।
भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन आया था। राजनीतिक गतिरोध दूर करना था क्रिप्स मिशन के तहत। फिर नहीं माना गया तो 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया और भारतीयों को हस्तांतरित करने के विचार के लिए लाया गया था। विचार ही था मात्र, हस्तांतरित करेंगे कैसे, करें क्या करेंगे। तो उस समय अगर पूछा जाए कि वायसराय कौन था तो वेवेल था। कौन था? वायसराय तो वेवेल था। ठीक, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय बोलिए, वायसराय। कैबिनेट आयोग कौन था 1940 में? वायसराय, ठीक ना। तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और वेवेल था उसका। और पीछे देखा जाए तो क्रिप्स में कौन था? लिनलिथ वो था। और कैबिनेट में कौन था? वेवेल था। ठीक है। दुर्भिक्ष आयोग, दुर्भिक्ष आयोग की जांच करने के लिए फिर से दुर्भिक्ष आयोग आ गया 1943 में। टोटल दुर्भिक्ष आयोग हम लोग कितना देख लिए? 4 देख लिए। सर वुड था चौथा नंबर के दुर्भिक्ष आयोग। बंगाल के अकाल के कारणों के विचार हेतु ये सर चार्ल्स वुड था। सर चार्ल्स वुड जो था, सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। और वेवेल ही जो था, वेवेल ही क्या था? इसका गवर्नर जनरल मतलब वायसराय था। और बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था बंगाल के। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के अकाल जो पड़ा था, बंगाल के अकाल, उसी के कारण पर विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का क्या किया गया था? 1943 में गठन किया गया था। सर वुड चार्ल्स इसके अध्यक्ष थे और वेवेल गवर्नर जनरल था, वायसराय। ठीक ना। सॉर्जेंट आयोग अगर देखा जाए, सॉर्जेंट आयोग 1944 में सॉर्जेंट आयोग आया था। सॉर्जेंट इसके अध्यक्ष थे। वेवेल इसका क्या था? वायसराय था। शिक्षा के विकास हेतु सॉर्जेंट आयोग का गठन किया गया था। शिक्षा के विकास हेतु क्या किया गया था? सॉर्जेंट आयोग का गठन किया गया था शिक्षा के विकास हेतु 1944 में। सॉर्जेंट आयोग सबसे अंतिम में सॉर्जेंट आयोग का गठन 1944 में किया गया था। और वेवेल उसमें क्या था? लास्ट में वेवेल 1944 में ही था। वेवेल, लॉर्ड वेवेल क्या था? उस समय गवर्नर जनरल, वायसराय हुआ करता था। दुर्भिक्ष आयोग, दुर्भिक्ष आयोग 1943 में देखा जाए सर वुड चार्ल्स, ये तो हम लोग देख ही लिए। और बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको दोबारा बता दिए। दुर्भिक्ष आयोग याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता के बारे में। कौन सी उपाधि किसको दिया गया है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गुरुदेव की उपाधि जो था, गुरुदेव की उपाधि किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सेम टू सेम इन्होंने क्या किया? महात्मा की उपाधि दे दिया गांधी जी को। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। एक दूसरे को इन दोनों ने गुरुदेव और महात्मा की उपाधि दे के नवाजा था। आगे देखा जाए नेताजी जो था, नेताजी किसे बोला था? सुभाष चंद्र बोस को। किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। बताइए, हिटलर जो था, हिटलर दिया था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। देख रहे हैं कितना बड़ी बात है। तो हिटलर जो था वो नेताजी को दिया था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि। कौन? एडोल्फ हिटलर दिया था, एडोल्फ हिटलर दिया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। सरदार तो पता होगा, वल्लभ भाई पटेल को दिया था बारडोली की महिलाओं ने, है ना। देश रत्न अजात शत्रु किसे कहता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है देश रत्न या फिर अजात शत्रु। महात्मा गांधी बोले थे। कौन बोले थे? किन्होंने इसकी उपाधि दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर अजात शत्रु, है ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है। गांधी जी बोले थे। कौन बोले थे? गांधी जी। देश नायक जो है सुभाष चंद्र बोस को ही बोला जाता है। देश नायक हो गया नेताजी, ये दोनों। तो देश नायक जो है वो सुभाष चंद्र बोस को ही बोला जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। कौन बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे देश नायक। किसे? देश नायक कहा? सुभाष चंद्र बोस। किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर। और हिटलर क्या बोला था? हिटलर इनको बोला था नेताजी। हिटलर क्या बोला था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। वाह, नेताजी। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस बोले थे। राष्ट्र के पिता हैं सुभाष चंद्र बोस। किसके राष्ट्रपिता बोले थे? किसे? महात्मा गांधी को, है ना। राजा तो राजा राम मोहन राय को बोला ही जाता है, अकबर द्वितीय ने इनको दिया था, ये तो याद ही होगा आपको। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखा जाए तो तराइन का प्रथम युद्ध 1891, फिर द्वितीय भी 1892 लगातार हुआ। तो तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज के मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज ने किसे हराया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। फिर दूसरी बार क्या हो गया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। तो इसीलिए किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, पहली बार में मार देना चाहिए। क्या अपना दुश्मन को छोड़ना है? पृथ्वीराज छोड़ दिए मोहम्मद गोरी को। फिर दूसरा बार आया तराइन के द्वितीय युद्ध में, हरा दिया मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बढ़िया से। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? जयचंद को हराया था। वही जयचंद जो साथ दिया था किसका? तो मोहम्मद गोरिया का साथ दिया था पृथ्वीराज के खिलाफ में, ऐसा सुनने को मिलता है। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था। 2656
ऐसे याद रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। किसने? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को। यही जो लोदी है, लोदी वंश, तो इब्राहिम लोदी को हराया था किसने? बाबर ने, पानीपत की पहली लड़ाई में। याद रखिएगा। खानवा का युद्ध, पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया, ऐसे हम लोग याद किए थे 26, 27, 28, 29। पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पहले हराया, पानीपत की पहली लड़ाई। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। खानवा के युद्ध में किसे हराया? बाबर ने राणा सांगा को। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेंदिनी राय को हराया। और घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया। घाघरा का युद्ध देखिए, ये आपको याद होगा चंदेरी वाला कि मेंदिनी राय को हराया था। और पानीपत का भी याद होगा, इब्राहिम लोदी को हराया था। राणा सांगा, खानवा का युद्ध भी याद रखिएगा, राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में। और घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था। किसे हराया था? अफगानों को हराया था घाघरा का युद्ध में। घाघरा पहना दिया था किसको? अफगानों को। बाबर ने घाघरा पहना के मारा था अफगानों को। घाघरा का युद्ध अफगानों को हराया था बाबर ने। और खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराया था खानवा का युद्ध में। चलिए, याद हो गया। आगे देखते हैं। ये तो याद रखिएगा, 26, 27, 28, 29 लगातार याद रखिएगा। पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया। पानी पिया खाना गया चल दिया घर गया। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। फिर कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, शेर शाह ने हुमायूं को दो बार हराया था। एक बार चौसा का युद्ध में, फिर कन्नौज का युद्ध में 1539, 1540। ठीक ना, शेर शाह ने दो बार हराया हुमायूं को। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, जैसा कि मैंने बताया था, और अकबर ने हेमू को इसमें हराया था। दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था, और उसमें बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? अकबर ने हेमू को हराया था। कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाबर ने किधर? इब्राहिम लोदी को 1526 में, फिर 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1556 में 65 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसमें क्या हुआ? तालीकोटा का युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में हुआ था, और विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? इसमें पतन हो गया था। हल्दी घाटी तो आपको याद होगा, 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर और महाराणा प्रताप में युद्ध हुआ, और उसमें अकबर ने किसे हराया था? महाराणा प्रताप को हरा दिया था 1576 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। कोलाचेल की लड़ाई जो होता है 1741 में होता है, कोलाचेल की लड़ाई। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। त्रावणकोर के राजा हुआ करते थे मार्तंड वर्मा, इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। किसे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बोलना है, चाहे तो कौन सा? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलाचेल की लड़ाई में 1741 में हुआ था। कोलाचेल की लड़ाई देखिए, दोनों याद रखिएगा। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? तो 1741 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 1600 में कोई युद्ध नहीं देखने को मिला है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, और कोलाचेल की लड़ाई जो है 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। प्लासी का युद्ध सबको याद होगा, 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजदौला को हराया था। अंग्रेजों ने किसे हरा दिया था? सिराजदौला के साथ साथ और भी जो थे उनको हराया था प्लासी के युद्ध में। सिराजदौला को हराया था मेन तरह से। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। फ्रांसीसियों का पराजय हो गया। फ्रांसीसियों क्या हो गया? पराजय हो गया। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हो गई, अंग्रेज जीत गए थे। वांडीवास का युद्ध 1760 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी 1761 में हुई थी, आपको याद होगा। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई। पहली लड़ाई हम लोग क्या देखे थे? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। मराठा हार गए थे, ठीक ना। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में याद होगा, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। रूहेला का युद्ध नहीं याद होगा, 1774 में रूहेला का युद्ध हुआ था। रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में। रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में। निजाम की पराजय हो गई थी खुर्दा के युद्ध में। किसमें? खुर्दा के युद्ध में। खुर्दा के युद्ध में निजाम की पराजय हो गई थी 1795 में। रूहेला का युद्ध 1774 में। देखिए, जो याद नहीं होगा इसको याद करिएगा। 1774 में रूहेला का युद्ध याद रखिए, और 1795 में खुर्दा का युद्ध। ये खुर्दा का युद्ध में क्या हुआ? तो निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, तो याद ही होगा आपको। भारतीय चीन युद्ध 1962 में हुआ था। भारत और चीन में युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1962 में। देखिए, 1962 में हुआ था, भारत और चीन में युद्ध हुआ था।
प्रथम भारत और पाकिस्तान में 1965 में हुआ था, फिर द्वितीय भारत और पाकिस्तान में 1971 में हुआ था। तो भारत और चीन में जब युद्ध हुआ ना, तो देखा कि पाकिस्तान देखा कि भारत तो कमज़ोर पड़ रहा है, हम लोग चाहेंगे तो हरा देंगे, आया दौड़ के हराने के लिए। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ 1965 में। फिर दूसरा बार आया भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में, लेकिन हरा नहीं पाया किसी में भी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45। तो बच्चा को भी याद है, ठीक ना। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1965, याद रख लीजिएगा, ये तो आपको याद ही होगा। पाकिस्तान भारत में 1965 1971 में हुआ ही था। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, 3 साल पहले कौन हुआ? भारत और चीन में युद्ध 1965 में। चलिए, रूहेला का युद्ध 1774 हम लोग देख लिए, खुर्दा का युद्ध 1795 देख लिए, ठीक ना। वांडीवास का युद्ध तो याद ही है, फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी 1760 में, अंग्रेज जीत गए थे। कोलाचिल की लड़ाई 1741 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। कोलाचिल की लड़ाई 1741 में, ठीक ना। डच इंडियन कंपनी को हरा दिया था त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने, कोलाचिल की लड़ाई 1741 में, है ना। तालीकोटा का युद्ध भी याद रखिएगा, 1565 में हुआ था। 1565, देख रहे हैं ना, 1565 तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था इसमें, तालीकोटा का युद्ध, है ना। बाकी तो आपको याद ही होगा, कन्नौज का युद्ध 1540 शेरशाह ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध भी 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पहले चौसा हुआ तब कन्नौज हुआ, याद रखिएगा, पहले चौसा तब कन्नौज 3940 में। चलिए, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे? विश्व के झीलें याद करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ज्वार भाटा पढ़ते हुए। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए। बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।